अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा मसला आ रहा है कि हड्डियां जो हैं वो अपनी जगह से बाहर को उभरना शुरू हो जाते हैं या मसल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे वीक होना शुरू हो गए हैं। तो आखिर हमारी कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं या हमारी रूटीन इस तरह की है या हमारी डाइट इस तरह की है कि ना हमारी हड्डियाँ मजबूत हैं ना हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा। उनकी तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम अपनी हड्डियों को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो एक अहम मसला है, जो कॉमन मसला है, जो डॉक्टर साहब से मेरी डिस्कशन भी हो रही थी कि ये मसला जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट जो है बढ़ते जा रहे हैं। वो क्या मसला है, वो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। सर, क्या एक कॉमन सा मसला चल रहा है कि हड्डियाँ जो हैं अपनी जगह से थोड़ी सी बाहर आना शुरू हो गई हैं? अच्छा, इसके अंदर अगर हम बात करें मेल और फीमेल पेशेंट के अंदर, तो इसकी रेशो फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि इमोबिलिटी, शूज़ कंफर्टेबल ना पहनना, हाई हील्स पहनना और प्रॉपर एक्सरसाइजेस ना करना। एक्सरसाइजेस करना, जिस तरह आजकल योगा की तरफ फीमेल जा रही हैं, जिम की तरफ जा रही हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस के बगैर एंगल्स के साथ एक्सरसाइजेस करना। उससे क्या होता है कि आप एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करने की वजह से या आपकी इमोबिलिटी और बैड पोस्चर की वजह से ये चीज़ें आप में देखने को मिलती हैं। अच्छा, शूज़ की आपने बात की, तो शूज़ किस तरह के होने चाहिए? देखें, शूज़ हमेशा आपके कंफर्टेबल होने चाहिए। आप हमेशा वो शूज़ पहने जो आपके पाँव को कंफर्ट दें। जिसमें सबसे मेन चीज़ जो आपने देखनी है, कभी भी आपने फ्लैट चप्पल नहीं पहननी। फ्लैट चप्पल जो है वो आपके नी के इश्यूज भी कॉज करती है, आपकी बैक का इशू भी कॉज करती है। चप्पल हमेशा आपने ऐसी पहननी है जो हील से थोड़ी सी अप हो और आगे से डाउन हो, बिल्कुल इस तरह इंक्लाइन पोजीशन में हो। उसकी वजह क्या होती है कि आपका जो लोड है वो शिफ्ट हो और दूसरे नंबर पे आपकी ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपरली हो। अच्छा, ये सिर्फ जो मसला है ये पाँवों में आ रहा है, टांगों में आ रहा है, लोअर बॉडी का आ रहा है? ज़्यादातर ये पाँव में देखने को मिलता है, घुटनों में देखने को मिलता है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, हमारी कोहनियों में, हमारे रिस्ट में कम देखने को मिलता है, लेकिन घुटने में और पाँव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। घुटने में आने की सबसे बड़ी वजह जो है वो अर्थराइटिस है। जिन लोगों में अर्थराइटिस की बीमारी होती है उन लोगों में ये इशूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब उसकी एक रीज़न है, अर्थराइटिस दरअसल जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता है। उसकी वजह से आप में जब अर्थराइटिस होता है उसकी एक स्वेयर स्टेज में जाके उसमें ओस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ओस्टियोफाइट जिसे हम लेम लैंग्वेज में कहते हैं हड्डियों की नुकरों का निकल आना, वो भी एक रीजन होती है कि आपको चुभती भी है समटाइम वो कि हड्डी की कोई नुकरें निकल आई हैं। जिस तरह अगर हम पाँव पे बात करें तो ज्यादातर केसेस में आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, बोन वीक भी तो बहुत ज्यादा हो जाती है ना? देखिए, बोन आवाज भी आती है घुटनों में से, खास तौर पे। देखिए, घुटनों से जो आवाज आना, पॉपिंग साउंड आना है वो कॉमन है। उसको हम एज सच किसी पैथोलॉजी में इन्वॉल्व नहीं करते। दूसरे नंबर पे उसमें एक चीज हम देखते हैं कि जिस तरह जॉइंट्स हैं वो वीक हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल है हमारी डाइट का। हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं लेते, हम लोग प्रॉपर विटामिन डी नहीं लेते। विटामिन डी का हमारे पास एक ही नेचुरल सोर्स है, वो है सनलाइट। अब हम सूरज की रोशनी में बैठते ही नहीं है, हम आर्टिफिशियल सोर्सेज की तरफ जाते हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं। उसी के साथ साथ हमारी डाइट में ना दूध है, ना दही है, ना अंडे हैं। इन चीज़ों का इंटेक हमने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। हम लोग आर्टिफिशियल सोर्सेज के थ्रू कहते हैं हम प्रोटीन भी ले रहे हैं, हम हर चीज़ अपनी बॉडी की पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर दूध की बात की जाए तो दूध भी अब कहाँ दूध है, केमिकल से दूध बन जाता है। तो क्या किया जाए? कोई फार्मूला मिल्क की तरफ जाया जाए? वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा। आप इसमें फार्मूला मिल्क की तरफ जा सकते हैं, या आप इस दूध की भी अगर बात करें तो अब हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे बड़ी सख्ती की हुई है, तो किसी हद तक ये चीज़ें बेहतर है। दूध हमें अच्छा मिल जाता है मार्केट से, तो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर आप बिल्कुल ही दूध ना पिए एज कम्पेयर टू, आप कोशिश करें कि आपको अच्छे से अच्छा दूध कहीं ना कहीं से मिल जाए, जो कि ईजी है आजकल। अच्छा, अगर दूध की बात हो रही है तो छोटे बच्चों में डॉक्टर जो हैं वो 2-3 साल में कहते हैं कि दूध की क्वांटिटी अब बस कम कर दें। मैक्सिमम आपने पिलाना भी है तो 1.5 से 2 गिलास पिलाने हैं, अदरवाइज जो है खून की कमी होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर बोन्स की तरफ आए तो डॉक्टर कहते हैं कि दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो करना क्या है? देखें, बच्चों की ग्रोइंग एज होती है। अब छोटा बच्चा होता है, उसमें दूध कम करने की रीज़न क्या होती है? वो बच्चा शुरू से दूध पी रहा होता है, वो दूसरी किसी डाइट की तरफ आता नहीं है।
अब जहाँ दूध जरूरी है वहाँ पे सॉलिड डाइट भी जरूरी है, तो उस बच्चे को सॉलिड डाइट की तरफ स्विच करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन उसके साथ आप दूध को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, आपने बच्चे को दूध भी देना है, सॉलिड डाइट भी देनी है, हर चीज आपने बैलेंस करके चलनी है उसमें, ताकि उसकी बोन्स, उसके मसल, उसकी इम्यूनिटी, हर चीज बेहतर हो। अच्छा, दूध के ज्यादा इस्तेमाल से आयरन में कमी आती है? आयरन की डेफिशिएंसी दूध कम पीने की वजह से आती है, ज्यादा दूध पीने की वजह से आयरन की डेफिशिएंसी नहीं आ सकती। देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप बहुत ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल करें वो नुकसानदेही है। आप 2 गिलास लें, 1 गिलास लें, जितना आपका दिल करता है, लेकिन अपनी डाइट में इन चीजों को ऐड रखें। अच्छा, दूध तो एक सोर्स हो गया, इसके साथ क्या हम कौन से सप्लीमेंट्स जो हैं, कैल्शियम भी लेना है हमने, विटामिन डी का भी इस्तेमाल करना है? विटामिन डी, कैल्शियम के लिए आप कोशिश करें अपने फ्रूट्स का इंटेक करें, आप वॉक करें, आप एग वाइट लें, अंडे की सफेदी। ठीक है, अंडे की सफेदी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि अंडा तो हमें ब्रायलर मिल रहा है, हम वो क्यों खाएं, हम देसी तो हमें मिल नहीं रहा। क्या उसकी वो ग़िज़ाइयत नहीं होती? उसमें ग़िज़ाइयत होती है। जो ब्रायलर आता है हमारे पास, उसके एग वाइट में भी प्रोटीन होता है, सेम क्वांटिटी में होता है? क्वांटिटी में फर्क होता है, लेकिन उसमें प्रोटीन की एक सफिशिएंट अमाउंट होती है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। आप उसमें 2 से 3 एग वाइट ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा आपके लिए, आप ले सकते हैं जो भी आपके लिए अवेलेबल हो। देखें, इन चीजों को सोचते हुए आप डाइट लें ही ना, तो वो ज्यादा नुकसान है। अच्छा, अगर किसी के जॉइंट्स में पेन है और आपने क्या वॉक करनी है, वॉक नहीं की जा रही, तो फिर क्या किया जा सकता है? देखें, सबसे पहला स्टेप होता है आपने अपने मसल की कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना है। आप सबसे पहले वॉक करने से पहले, अगर आपकी बहुत ज्यादा वीकनेस है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें सबसे पहले, तो उसकी बैक एंड पैथोलॉजी का आपको पता होना चाहिए कि उसकी रीजन क्या है। दूसरे नंबर पे, अगर उसकी कोई ऐसी रीजन नहीं है, डेंजरस चीज नहीं है, तो आप सबसे पहले अपने बेड पे ही एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपनी नीज बेंड करके, अपनी कमर को उठा के, टांग को ऊपर उठा के, रोक के, इस तरह से डिफरेंट एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंट बैंड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप देखें कि इसमें आपकी मसल पावर बेहतर हो रही है, देन आप फिर जाएं फिजिकल एक्सरसाइजेस की तरफ। फिजिकल एक्सरसाइजेस में आप वॉक का स्टार्ट लें 3 से 4 मिनट से, और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह आप अपने वॉक का टाइम बढ़ाएं। अच्छा, अगर किसी में कैल्शियम की एक्सट्रीम कमी है, डेफिशिएंसी पाई जा रही है, तो उसके क्या सिम्टम्स आना शुरू होते हैं? कैल्शियम की कमी में सबसे पहले जो सिम्टम हम देखते हैं, वो आप देखेंगे उसकी स्किन भी ड्राई होगी, उसके नेल्स जो हैं उनमें खराब होने लग जाएंगे। तीसरे नंबर पे वीकनेस बहुत ज्यादा होगी, उसको नींद बहुत ज्यादा आएगी, वो थका थका रहेगा। ये सब सिम्टम्स हैं जो उस पेशेंट में हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, ऐसे पेशेंट भी हैं जो मॉर्निंग में अगर बेड से उठना हो तो उठा ही नहीं जाता, कमर जो है वो उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, तो वो क्या किसी स्वेयर बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, या सिर्फ कैल्शियम और विटामिन की डेफिशिएंसी ही हो सकती है? देखें, जो लोग मॉर्निंग स्टिफनेस जो होता है, ये मसल वीकनेस का साइन होता है। मॉर्निंग स्टिफनेस जिसे हम कहते हैं, इसमें आपकी बोन ठीक है, मसल वीक इसमें है? आपके मसल वीक है। सम टाइम जिस तरह आप बैक की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे डिस्क बल्ज बड़ा कॉमन है। प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से, ज्यादा देर काम करने की वजह से लो बैक पेन हमारे में आती है, जिसमें L4, L5, S1 वर्टिब्रास की, हमारे मोहरों की इन्वॉल्वमेंट होती है। उसकी वजह से अब होता क्या है, उसकी वजह से ये होता है कि आपकी वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपके जो पैरास्पाइनल मसल हैं, आपकी स्पाइन की दोनों साइड्स के जो मसल हैं, उनमें वीकनेस बढ़ जाती है। वीकनेस बढ़ जाने से आपकी समटाइम शेटिका के सिम्टम्स आप में आते हैं, पेन आपकी ट्रेवल करती है टांग में, और समटाइम आपकी बैक स्टिफ हो जाती है, आपको अपनी कमर हैवी फील होती है। अब जब आपको अपनी कमर हैवी फील हो रही है, उस केस में आपको मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलती है। तो उसमें आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है, जिसका मैंने बताया, लेट के कमर को उठाना है, ये एक्सरसाइज करनी है। तीसरे नंबर पे आपने मसाज ऐड करना है, ऑलिव ऑयल का मसाज करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, फिजिकल एक्टिविटीज करें, और सुबह उठ के आप कोशिश करें आप थोड़ी देर अपनी कमर की स्ट्रेचिंग करें। सो के उठ के बेड से उठने से पहले स्ट्रेचिंग करें, और उसके बाद एकदम आपने, जिस तरह हम यहाँ लेटे हुए हैं, तो इस तरह से नहीं आपने उठना, आपने हमेशा करवट लेके बैठना है। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर आपने खड़े होना है। अच्छा, अगर बच्चों की बात की जाए तो जैसे हमने पहले प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि फ़ीमेल में ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि जो हड्डियां हैं वो अपनी जगह से थोड़ी सी बाहर को निकलना शुरू हो गई हैं, तो क्या बच्चों में भी ये मसला कॉमन है? किस सूरत में होता है बच्चों को? देखिए, बच्चों में डिफरेंट पैथोलॉजीज देखने को मिलती हैं। बच्चों में रिकेट्स होता है, एक बीमारी होती है जिसमें बच्चों की हड्डियां कमजोर होती हैं,
उसके ये कंजेनिटल बाय बर्थ भी हो सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे अगर हम देखें, डाइट प्रॉपर ना होना, जंक फूड का ज़्यादा होना, हर टाइम मोबाइल फ़ोन का यूज़, फिजिकल एक्टिविटी होना ही ना, उस वजह से बच्चों के क्योंकि मसल ग्रो हो रहे होते हैं, ग्रोइंग मसल में आप में सबसे ज़्यादा मसल इशू देखने को मिलता है। आपकी बोन्स वीक होती हैं बच्चों की, आपके मसल्स वीक होते हैं, आपके जॉइंट्स वीक होते हैं, और उस बच्चे में आप देखेंगे डेवलपमेंट बड़ी स्लो होगी, उसकी हाइट नहीं जल्दी बढ़ेगी, वो बच्चा सुस्त रहेगा, वो बच्चा पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी नहीं होगी। तो ये सारे इश्यूज उस बच्चे में देखने को आपको मिलेंगे। अच्छा, पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं होगी अगर कैल्शियम में कमी होगी? कैल्शियम में, उसके वाइटामिन्स में, इन सब चीजों में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाइटामिन, पढ़ाई से ताल्लुक इसका इसीलिए है जब आपकी डाइट कम होगी, आप में वीकनेस आएगी, आप स्लो हो जाएंगे, आप लेजी रहेंगे, जिस वजह से आपका कुछ करने का दिल नहीं करेगा, ना आपका पढ़ने का दिल करेगा। इस वजह से बच्चा पढ़ाई में फिर पीछे रह जाएगा। अच्छा, आजकल तो ये बच्चों में कॉमन मसला नहीं है कि पढ़ने का दिल नहीं करता, क्योंकि सोशल मीडिया जो है बच्चे उस तरफ ज्यादा कन्वर्ट होते जा रहे हैं, पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। देखें, ये सबसे बड़ी रीजन है कि सोशल मीडिया, अब जिस तरह मैंने बताया मोबाइल फोन का यूज, मोबाइल फोन के यूज में पहले बच्चे खेलते थे गेम्स, अब बच्चे गेम्स के साथ ये व्लॉग्स भी जो होते हैं ये देखते हैं। उसकी वजह से क्या है, और बनाने की कोशिश भी करते हैं, और वो ना एक फैंटेसी वर्ड है, बच्चे उसे देखते हैं, हाँ इसके पास ये लैंड क्रूजर है, इसने हफ्ते में ये ले ली, महीने में ये ले ली, हम क्यों पढ़ें। वो बच्चों का माइंड सेट एक इस तरह से बनना शुरू हो जाता है कि उन्हें लगता है हम क्यों पढ़ाई करें। इस तरह से फिर बच्चे खराब होते हैं। अगर मैं मना नहीं बच्चों को करता, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, बच्चों की ग्रोथ में, उनके बिहेवियर में, और उनकी जो सोसाइटी में एक प्रेजेंस है, उसमें इन चीज़ों का बड़ा मेन रोल है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ आप अपने बच्चे को पढ़ाई से भी दूर ना करें। जिस तरह अगर देखा जाए तो एक बंदा है, उसमें बहुत ज़्यादा फोबिया, वो किसी से बात नहीं कर सकता, तो वो कहता है मैं अपने आप को किस तरह बेहतर करूँ, तो वो कुछ भी ना करे, वो एक कैमरा लगाए और कैमरे के सामने बैठ के बातें करनी शुरू कर दे, ऑटोमेटिकली वो देखेगा उसमें बेहतरी आ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात की जाए देसी टोटकों की, तो क्या आप बिलीव करते हैं क्या इसमें कैल्शियम और विटामिन्स की कमी पूरी होती है? जी बिल्कुल, देसी टोटकों पे अब इस पे कोई रिसर्चेस मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी कम्युनिटी में देखें या हमारे यहाँ जो सर्कल है, हमारी सराउंडिंग्स हैं, उनमें अगर देखें तो लोगों में सिम्टम्स रिलीफ होते नजर आते हैं। तो इन चीज़ों को हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे फूल मखाने की अगर बात की जाए तो उसमें कहा जाता है कि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, तो क्या ऐसी मेडिकल रिसर्च है कोई? देखिए, इसके ऊपर कोई मेडिकल रिसर्चेस तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं मौजूद, लेकिन जो इल्म तिब के लोग हैं वो कहते हैं कि इनमें फ़वाइद हैं। तो वो अपनी फील्ड में रहते हुए अगर उसके बेनिफिट्स बताते हैं और पेशेंट्स में उन पे रिजल्ट भी हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें वर्क करती हैं। अच्छा, आपने कभी कोई देसी टोटका इस्तेमाल किया और कोई फ़ायदा आपको हुआ, आप शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस? देसी टोटके के तौर पे अगर इस्तेमाल किया जाए, मैं अपने पेशेंट्स को भी एक रिकमेंड करता हूँ, वो ये कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा सोजिश है, इन्फ्लामेशन है, जिस तरह आप कहेंगे आपके जोड़ों में दर्द है, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम कहते हैं कि आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लें, एनसिड्स जिन्हें हम कहते हैं। अब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की जगह मैं पेशेंट को कहता हूँ आप दूध में हल्दी लेनी शुरू कर दें अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप अपनी कंडीशन को देखते हुए आप दूध में हल्दी लें, क्योंकि हल्दी सबसे अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। आप एक ग्लास दूध में कितनी क्वांटिटी हल्दी की होनी चाहिए? चम्मच भर के डाल दें? 1/4। आप 1 चम्मच का चौथा हिस्सा लें, उसको दूध में आप डालें, उसको आप पहले थोड़ा सा बनाएं, थोड़ा गर्म करें और फिर उसे दूध में डालें। कच्ची हल्दी नहीं आप डाल सकते, नहीं तो आपके गले में लगेगी, इस तरह से आपको इरिटेट करेगी। तो आप उसे डाल के तो आप पी सकते हैं, उससे आप देखेंगे आपकी जॉइंट्स पेन जो है वो बड़ी बेहतर होंगी। बिल्कुल ठीक है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हिबा उस्मान है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर हम अपनी हड्डियां और अपने जॉइंट्स जो हैं उनको किस तरह से, कौन सी डाइट ऐसी है, कौन सी ऐसी खुराक हम खा सकते हैं कि हमें किसी भी मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम हिबा, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हिबा, बहुत ही कॉमन मसला है कि बोन वीक है, जॉइंट्स पेन है, क्या हमें डाइट किस तरह की रखनी चाहिए? क्या बहुत फैंसी कोई डाइट करनी चाहिए या सादा गजा खाएं और अच्छी खाएं? अच्छा, आपने देखा होगा अब आजकल यंगस्टर्स जो है ना इस चीज में ज्यादा जो है ना इन्वॉल्व हो रहे हैं। 15 इयर्स की एज से पहले भी और 15 इयर्स की एज के बाद
ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आने हो गई है, जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है। और इन्हीं डेफिशिएंसी को अगर प्रोलॉन्ग लेकर जाए फीमेल्स में भी, तो वो आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, बैक एक का इशू, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं है। तो हमारी बेसिकली यानी कि अगर हम स्टार्ट करें तो रूट्स ही आजकल स्ट्रांग नहीं है। तो डाइट में ऐसी कौन सी चीज ऐड करनी चाहिए जिससे आपका जो है ना एक आपकी बॉडी को एक नॉरिशमेंट प्रॉपर मिले, और जिसमें आपकी जो मसल्स हैं और आपकी जो बोन है वो आपकी एक्टिव रहे, और आपकी बोन जो है ना ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ना आए जिसमें आपको ये सारी बीमारियों को फेस करना पड़े। तो सबसे पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डेली अपनी डाइट में एक अंडा जरूर ऐड करें, क्योंकि अंडे की एग योक में आपको विटामिन डी मिलता है। अंडा किस फॉर्म में इस्तेमाल करना है? फ्राई खाना है, बॉइल्ड खाना है, किस तरह से खाना है? एनीथिंग यू लाइक, जिसमें आप खुश हैं वो खा लें, लेकिन अंडा जरूर खाना है, डेली एक अंडा खाना, ठीक है। और योग के साथ खाना है। बीपी के जो हजरात हैं, जिनको ब्लड प्रेशर इशू है या कोई और कोलेस्ट्रॉल का मसला है और डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि उन्होंने योग नहीं खानी, तो वो उसको स्किप कर सकते हैं। अपने कंसल्टेंट से एक दफा अपनी फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल डिमांड को देखें कि आपकी क्या नीड है जिसको आपने फुलफिल करना है। पहली चीज तो आपका ऐड हो गया। दूसरी चीज, आपने अपनी डाइट, बच्ची है, मेल है या फीमेल, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, जो भी हैं, उनको अपनी डेली रूटीन में फूल मखाने का इस्तेमाल करना चाहिए। वो कैल्शियम का रिच सोर्स है। और मैं तो आप एक अच्छा, मेरे साथ डॉक्टर हसनैन भी मौजूद हैं। अभी हम फूल मखाने पे ही बात कर रहे थे, लेकिन उनके मुताबिक अभी मेडिकल रिसर्च ऐसी कोई नहीं है कि इसमें कोई हाई कैल्शियम जो है वो पाया जाता है। तो कोई आपके पास ऐसी रिसर्च है कि जिस पे ऑथेंटिक बात कर सके हम? अच्छा, आप ये WHO की भी रिसर्च, हार्वर्ड में एक रिसर्च आर्टिकल्स भी पब्लिश हुआ है, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सीड्स हैं, अगर इनकी ये आपकी नीड को फुलफिल नहीं करते, लेकिन आपको एक मतलब एक सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं थ्रू डाइट और नेचुरल सोर्सेज से, कि अगर आप डेली वेजेस पे इसको ऐड रखते हैं तो आपका कैल्शियम, देखें बेसिकली फूल मखाने, ये गोंद कतीरा, ये आपके जो है ना जितनी भी सोर्सेज हैं कैल्शियम की, ये आपकी बॉडी की बोन्स के लिए, अब बहुत सी लोग, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, हर किसी को ये सूट नहीं करता, लेकिन अगर थोड़ा डाइट में शुरू से ऐड करते रहेंगे, हर चीज ऐड करनी चाहिए, किसी को स्किप नहीं करना। नेचुरल चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आपकी बॉडी पे रखकर जाती है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट यही होता है कि आपको अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा तो फायदा जरूर होता है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि फूल मखाने खाने का क्या सही तरीका है, और कतीरा गूंद की आपने बात की है, वो किस तरह से इंटेक करनी है, और क्या सुबह करनी है, शाम में करनी है, किस टाइम करनी है? अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अमूमन बच्चियां और जो है ना ये बहुत ज्यादा फीमेल्स जो है ना इसको अवेल नहीं कर सकती, तो आपको हमेशा जो है ना ये करना चाहिए कि इसका पाउडर बना लें, फूल मखाने का, सेसमी सीड का, ठीक है, जिसको व्हाइट तेल कहते हैं, ठीक है। आप इन दोनों का पाउडर बनाकर, और आपकी वीडियो चली गई है, आप प्लीज अपना जरा मोबाइल चेक कीजिएगा। अब ठीक है जी जी। तो फूल मखाने का और सेसमी सीड, इन दोनों का पाउडर बना दें और इसको योगर्ट के साथ यूज करें डेली 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से डोज हमेशा स्टार्ट करनी चाहिए, और 1 टेबलस्पून तक जाती है। वो इसलिए कि पेशेंट जो भी इसको इनटेक कर रहा है वो एडजस्ट हो जाए इसकी डोज के साथ। और इसके साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे दही का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, वाटर इनटेक अच्छा रख रहे हैं, क्योंकि बहुत से मिथ है कि गर्मियों में नट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें। इतने अच्छे और बेहतरीन जो है ना विटामिन सी से रिलेटेड फ्रूट्स आए हुए हैं, उनका डिटॉक्स पिए, फ्रूट्स के जो है ना आप स्मूदीज पिए, डायरेक्ट फ्रूट भी खाना चाहते हैं वो भी आप खा सकते हैं। इट्स अ बिग ब्लेसिंग्स फॉर अस कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेचुरल चीजों से जो है ना किया है, हम उसको अवेल ही नहीं करते। अभी क्योंकि आम का सीजन चल रहा है, तो आम कितना फायदेमंद है हमारे मसल्स के लिए, हड्डियों के लिए? लेकिन डायबिटीज के मरीज जो सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने फिर ये बात ले लेनी है कि डॉक्टर हिबा ने कहा है कि आम बहुत 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 फायदेमंद है। तो आम फायदेमंद है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए, और जिनको मतलब डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि वो ना इतना लें, लेकिन वो भी डेली की 60 ग्राम की सर्विंग ले सकते हैं। और बाकी आम यंगस्टर्स के लिए
बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मेल फीमेल बॉयज गर्ल्स सबके लिए बहुत अच्छा है। डेली का इंटेक 120 ग्राम करें, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और आपकी डाइजेशन कितनी अच्छी है, आप उसको कितना कवर अप कर सकते हैं। और कोशिश किया करें कि जब भी आप आम खा लें तो उसके बाद कोशिश करें कि आप वाटर इंटेक अच्छा करें, या तो कोई भी आप ऐसे मतलब जैसे लस्सी हो गई, बिकॉज बहुत से क्लाइंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि आफ्टर ईटिंग मैंगो हमें पिंपल का डाउट होता है, हमें एक्नी स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाता है? आम खाने से एक्नी क्यों स्टार्ट हो जाती है? पानी का इस्तेमाल आपको अच्छा करना चाहिए। नहीं, आम में ऐसा क्या मसला है कि खाने से पिंपल वगैरह जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं? ये देखिए, जिनका स्टमक एक पहले ही इशू है, स्टमक इश्यूज, फ्रूट से कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे फ्रूट्स खा लेते हैं जिनको पहले से ही स्टमक एक है, यानी कि उनको गट इशू है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका सही चल नहीं रहा, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज चल रहे हैं, उनको पहली गट की वजह से जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं। और हमेशा जब हमारा मैदा खराब होता है तभी आपने नोट किया होगा हमारी स्किन खराब होती है। फेस स्किन आपकी सबसे पहले इफेक्ट होती है जब हमारा मैदा खराब होता है। पिंपल्स तब निकलते हैं जब हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है। ये 70-80% ये जो है ना ये रियलिटी है। अच्छा हिबा, आपने कहा कि शुगर का जो पेशेंट है उसको आम जो है वो उतनी नहीं खाने चाहिए, लेकिन फ्रूट्स में तो नेचुरल मीठा होता है और कहा जाता है कि नेचुरल मीठा इंटेक करने से कोई मसला नहीं होता। तो क्या फिर ये गलत बात है? बीच में से थोड़ी सी ब्रेक होगी। आपको आवाज आ रही है? जी जी। आपने कहा कि जो शुगर के पेशेंट है वो आम खाते हुए एहतियात करें, लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि फ्रूट में नेचुरल मीठा होता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। नहीं मैडम, वो हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट्स में आता है। जैसे शुगर के मरीजों को हम केला, आम, वो हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट्स जो है उनको हम शुगर की चीजों को अवॉइड करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसे देसी टोटके या ऐसी कुछ देसी चीजें हैं जो खाने से हमारे कैल्शियम भी पूरे हो जाएं, विटामिन्स भी पूरे हो जाएं और हमें सप्लीमेंट की तरफ ना जाना पड़े, क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, आपको पता है कैल्शियम हमारी बोन्स में पोरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम की बहुत दफा मैं कह रही हूँ जितने भी हमने क्लाइंट्स देखे हैं या पेशेंट्स देखे हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत रेयर हो जाती है। 8-9 पे कैल्शियम आ रहा होता है। हाँ, विटामिन डी की डेफिशिएंसीज बहुत चल रही होती हैं। अब कैल्शियम का क्या है, कैल्शियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेफिसिट हो जाते हैं कैल्शियम के तो यू हैव टू टेक सप्लीमेंट, वो आप डॉक्टर से रिकमेंड करेंगे। लेकिन डाइट में आप क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप अपना डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल अच्छा करें, सेसमी सीड, फूल मखाने, ये चीजें सारी आपने अपनी डेली लाइफ में ऐड ऑन रखनी है इंस्टेड ऑफ कि आप सप्लीमेंट भी ले रहे हैं। देखिए, दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, एक चीज को नहीं आप छोड़ सकते, दोनों चीजों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा, हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप मुत्तफिक हैं कि जितनी भी हिबा ने हमें बातें बताई, रेमेडीज बताई, क्या ऐसा ही करने से हमें ये मुमकिन है कि हड्डियों का कोई मसला ना हो, बोन्स हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाए, मसल्स का कोई मसला ना आए? मोहरों का जो बहुत एक कॉमन मसला है कि अब तो यंग जितने भी लोग आ रहे हैं उनमें भी मोहरे हिल जाने का एक कॉमन मसला है, क्या करना चाहिए? क्या आप एग्री करते हैं? देखिए, जहाँ तक देखा जाए ये नेचुरल सोर्सेज जो हैं ये बड़ी हद तक सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। अब जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे वो फुल मखाने की, तो रिसर्चेज अगर हम देखें तो हमारे पास सीड्स पे रिसर्चेज हैं जिसमें ओवरऑल सीड्स की बात हो रही है, हर किस्म के बीज जो हैं उनके क्या इफेक्ट है हमारी बॉडी पे। जिस तरह अगर हम कमर के मोरों के मसाइल की बात करें तो उसमें भी ये चीज़ हमारे पट्ठों की ताकत में हेल्प कर सकती है, लेकिन हमारे जो वर्टिब्रास की इन्वॉल्वमेंट है, वर्टिब्रास में जो इरिटेशन आ रही है, नर्व कंप्रेशन आ रही है, उसके अंदर इन चीज़ों का रोल इतना नहीं होता। उसमें थ्रू आउट आपको मेडिकली इसको ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि नर्व इरिटेशन जो है उसको आप थ्रू एक्सरसाइजेस, डिफरेंट इंटरवेंशंस के थ्रू ही आप उसको रिलीज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई उसका अल्टरनेट हल नहीं है हमारे पास। अच्छा, कुछ ऐसे भी तो देसी टोटके किए जाते हैं कि आपके मोहरे जो हैं वो उठा के उनको जो है उनके अलाइनमेंट ठीक की जाती है, जिसको कहा जाता है लेम लैंग्वेज में मोहरा चढ़ाना। अच्छा। जो ये करते हैं अताई जो बैठे हैं यहाँ पे, अब उसके अंदर हम पेशेंट को इसलिए रिकमेंड नहीं करते कि उसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशन भी आती हैं, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। अच्छा, वैसे ऐसे केसेस आपके सामने आए हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हो? नहीं, मैंने अभी तक नहीं केसेस देखे। मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं कि इन्होंने बाजुएं उल्टी जोड़ दी हुई हैं, ये जो पहलवान होते हैं या ताई जो हैं। अब उसमें होता क्या है, जिसकी बाजू उल्टी जुड़ी है उसको भी फील नहीं हुआ कि बाजू उल्टी है? अब बच्चा उसको क्या फील, अब उसके वहां पे उन्होंने उसको स्पोर्ट लगाई हुई है, स्लिंग लगा पे बच्चे को। अब
1.5 महीने बाद 2 महीने बाद उसका स्लिंग उतर है, पीओपी हुआ हुआ पीओपी उतर है, उसके बाद उसकी बाजू सीधी होनी है। अब तब भी उसकी एल्बो रिस्ट्रिक्टेड है फिर वो फिजियोथेरेपी में आएगा, उसकी एल्बो स्ट्रेट होगी, फिर उसे जाके पता चलेगा मेरी बाजू तो उल्टी है। तो ये चीज़ें अब आपको सबसे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए, अपने ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, और जो भी आपके नियरेस्ट, सबसे पहले अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप अपने नियरेस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट जीपी से, जो नॉर्मल डॉक्टर है आपकी सराउंडिंग में, उनसे आप कंसल्ट करें। वो आपको इसमें बेहतर ऑप्शन दे सकते हैं, बेहतर मशवरा दे सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आप सबसे पहले अगर मोरों का मसला है तो हम उसमें देखते हैं कि किस लेवल का इशू है, उसमें कितने सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या ये फिजियोथेरेपी से भी ठीक होगा कि नहीं होगा। स्वेयर केसेस में हम देखते हैं कि क्या ये फिजियोथेरेपी से ठीक होगा कि या इसमें सर्जिकल इंटरवेंशंस की तरफ या किसी और ट्रीटमेंट की तरफ हमें जाना चाहिए। कौन से केसेस हैं जो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं? फिजियोथेरेपी से हमेशा माइल्ड केसेस, स्वेयर भी केसेस ट्रीट हो जाते हैं। पेन की स्वेरिटी बहुत ज्यादा है तो उसमें सबसे पहला एम हमारा होता है पेन मैनेजमेंट। हम पेन को मैनेज करते हैं, पेन मैनेजमेंट के साथ साथ हम उनके पैरास्पाइनल मसल की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर जाते हैं। फिर उसके ऊपर हमारे पास एक्सरसाइजेज होती हैं, मैकेंजी एक्सरसाइजेस। ये हमारी ऑडियंस अगर सर्च करेंगे उन्हें प्रॉपर एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, मैकेंजी, MCKANZIE। मैकेंजी एक्सरसाइजेस को जब आप फॉलो करते हैं तो वो आपकी, अब उसमें देखना पड़ता है कि आपकी किस साइड पे इरिटेशन ज्यादा है, आपकी एंटीरियर साइड पे लोड आ रहा है या पोस्टीरियर साइड पे आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो एक्सरसाइज प्लान को फॉलो करें। उन एक्सरसाइजेस को फिर आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना है, और उसी के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। आपने सीढ़ियां चढ़नी है, आराम से चढ़नी है, आपने नमाज बैठ के पढ़नी है, आपने क्रॉस लेग करके नहीं बैठना, आपने ज्यादा भागना नहीं है, आपने कोई चीज झुक के नहीं उठानी, आपने कोई वजन नहीं उठाना। इन चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे आपको किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना भी आपका स्वेयर केस हो। अच्छा, ये भी बताइएगा कि एक हेल्दी कैल्शियम की रेशियो क्या होती है, और विटामिन जो डी है उसकी भी हेल्दी रेशियो क्या होती है, जो एक इंसान में होना जरूरी है? इसमें अगर हम रेशियो की बात करते चलें तो ये वेरी करता है हर बंदे में। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमारे में बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा है, तो इसमें हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम टेस्ट नहीं करवा सकते, इसका टेस्ट एक्सपेंसिव बहुत है। तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आपकी अगर ज्वाइंट्स पेन है, आपको पता है आपकी डाइट में ये चीजें नहीं है, तो आप उनका इंटेक शुरू कर दें। अब जिस तरह ब्लड प्रेशर के पेशेंट की बात हो रही थी, उन्हें अंडा मना किया हुआ है, ठीक है, तो आप एग वाइट ले सकते हैं, अंडे की सफेदी। अंडे की सफेदी जो है वो हाई सोर्स प्रोटीन है, बहुत अच्छा प्रोटीन है। आप उसके साथ चिकन ले सकते हैं, ब्रेस्ट चिकन जो है वो भी हाई सोर्स प्रोटीन है। ये आपके पास नेचुरल सोर्सेज हैं, आप इनको यूटिलाइज करें। आप दूध का इंटेक करें, आप फ्रूट्स का इंटेक करें। आपके पास आम ले रहे हैं, ये सारी चीजें ले रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छा फ्रूट है पपीता, आपके पास डिफरेंट इतनी अच्छी अल्लाह की नेमतें हैं, आप उनका इस्तेमाल करें एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल सोर्सेज की तरफ जाने के। बिल्कुल ठीक है। अब हिबा की तरफ चलते हैं। हिबा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि फल खाने हैं, लेकिन अगर फल जो हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, तो एक बहुत ही कॉमन सस्ता सा फल कोई बता दें जो कि इंसान खा भी ले और उसकी जो खामियां हैं वो भी पूरी हो सके। सस्ती चीजें बतानी है आपने जो हर एक की पहुंच में हो। आवाज आ रही है रुझा आपको? जी, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, मैं कल भी मैं एक सेशन दे रही थी, उधर सेशन का टॉपिक था लो बजट में रहते हुए हम डाइट कैसे कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन सबसे ये होता है कि आपके जो आप एक्स्ट्रा अपनी अमाउंट जो है वो, जैसे आप जंक फूड्स में या मतलब कोई भी आप क्रैकर्स में यूज करते हैं, वो आपने 7 डेज में से 2 डेज आप सिर्फ इतने निकाल लें कि आपने वो अमाउंट अपनी सेव रखनी है। अगर आप मंथ के 500 या 600 भी आप बचा रहे हैं सिर्फ इसलिए फिर से कि हमने अपनी ये हेल्थ पे लगाना है, तो उसमें आपकी बहुत सी चीजें ऐड हो सकती हैं, जैसे कि आप अपने पंपकिन सीड ऐड कर सकते हैं, आप कॉर्न ऐड कर सकते हैं, आप भुने चने ऐड कर सकते हैं, आप फूल मखाने ऐड कर सकते हैं, आप अपने सोर्सेज के लिए अपनी सेसमी सीड ऐड कर सकते हैं, योगर्ट का इस्तेमाल डेली कर सकते हैं। ये चीजें वो है जिनका आपको नुकसान नहीं है, इसका आपको फायदा ही मिलेगा। लेकिन आपको अपनी डेली रूटीन में जितनी भी कॉलेज गर्ल्स हैं, यूनिवर्सिटी बॉयज गर्ल्स जितने हैं, वो लोग इन चीजों पे आते ही नहीं है। वो अगर स्नैकिंग करना है तो कोई चिप्स ले लेंगे, स्नैकिंग करनी है कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। स्नैकिंग के टाइम पे मैं हमेशा ये कहती हूँ आप फ्रूट्स को रिकमेंड किया। अब तो इतने अच्छे फ्रूट्स आ गए हुए हैं कि आपको उसको पील करने की जरूरत भी नहीं है, जैसे कुर्बानी है, आलू बुखारा है, ये सारे फ्रूट्स अल्लाह की ब्लेसिंग्स है और इनको डेली बेसिस पे यूज करें। आप अगर 100 रुपीज अपने स्नैक्स पे यूज
यूज करते हैं वो 100 रुपीज अगर आप अपने यही फ्रूट्स की थोड़ी थोड़ी सर्विंग ले लें आप और एक बॉक्स सा बना लें, तो मेरे ख्याल से 100 रुपीज में आपका इतना बॉक्स रेडी हो जाता है कि आपकी 1 सर्विंग कंप्लीट हो। अच्छा, अब क्योंकि समर वेकेशन चल रही हैं और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, कुछ भी जो है पेरेंट्स की भी कोशिश होती है कि एटलीस्ट बच्चे का पेट भर जाए, इस सूरत में हमने बच्चों की डाइट का कैसे ख्याल रखना है जो ग्रोइंग एज में है? अच्छा, टू बी द रियलिटी की तरफ आए तो बच्चों को हम नहीं रोक सकते, लेकिन आप बच्चों से आप अपनी चीजें मनवा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 डेज इन अ वीक और आप उनको कमिटमेंट करते हैं कि सैटरडे संडे इज विल बी योर डेज एंड आपके जो वीक के 5 डेज हैं उसमें आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, तो बच्चे इस चीज पे एग्री हो जाते हैं। और आप लोगों ने उनको एग्री करवाना होता है, आपने डेली रूटीन में ऐसी चीजें बनानी है, कुछ चीजें वो भी ऐड करें जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपने जो इंट्रोड्यूस करनी है वो उनसे काउंसलिंग करके करवा सकते हैं। अच्छा हिबा, ये भी एक बहुत ही कॉमन मसला है कि गर्मी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा होता जाता है, छोटे बच्चे जो हैं खाना पीना छोड़ देते हैं। उनको क्या खिलाया जाए? कुछ भी बना के दिया जाए तो वो खाने पे रजामंद ही नहीं होते। उनकी डाइट का कैसे ख्याल रखा जाए? आजकल बच्चे जो है ना वाटर इनटेक फिर भी भूल जाते हैं, वाटर इनटेक बहुत कम है। पानी का इस्तेमाल मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चों से लेकर बड़े तक बुजुर्ग तक पानी का इस्तेमाल अच्छा करें। गर्मियां बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है बॉडी। सेकंड, बच्चों को स्मूदीज ट्राई करें, मैंगोज की, पीच की, जितनी भी, अगर बच्चे इस फॉर्म में नहीं फ्रूट खा पा रहे उनको योगर्ट के साथ मिक्स करके स्मूदीज दें, वो ज्यादा बच्चों के लिए इफेक्टिव है। कोई फ्रूट्स का ट्राइफल बना दें, लेकिन थोड़ी सी चीजें आपको, अगर बच्चे फ्रूट्स डायरेक्ट सोर्स में नहीं ले रहे तो इन चीजों को इस तरह आपने मोल्ड करना है कि बच्चों के इंटरेस्ट डेवलप हो। लेकिन अगर हम बच्चों को इसी फॉर्म में कुछ खाने को देते जाएं तो फिर ज्यादा मीठा इंटेक नहीं हो जाएगा, तो उसका भी तो नुकसान है। देखिए, बच्चे ज्यादा मीठा खा सकते हैं। बच्चों के लिए फ्रूट इज अ फॉर्म ऑफ फ्रूक्टोज। बच्चों के लिए फ्रूट्स कोई मसला नहीं है, बच्चों को फ्रूट्स खाना चाहिए। बच्चों की ग्रोथ के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बच्चों ने सब कुछ खाना है, उनकी ग्रोइंग एज है, किसी चीज को उनको मना नहीं करना, ना हमने मना करवाना है। नेचुरल चीजें जो भी हैं जिसमें आपकी हर वो नेचुरल चीज आती है, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मीट हो गया, मीट की हर कैटेगरी होगी, लेकिन एक बैलेंस फॉर्म में उनको हर चीज इंट्रोड्यूस करनी है। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि अगर हम 2 से 5 साल के बच्चे हैं, उनको एक दिन में इस गर्मी की शिद्दत में 2 अंडे एक टाइम पे खिलाना ठीक है? अच्छा नहीं, देखिए गर्मी की शिद्दत जो, जैसे मैंने आपसे कहा, अंडों के साथ साथ आपने उनका वाटर इनटेक भी तो अच्छा रखना है ना, और दूसरी चीजें भी आपने उनकी लाइफ में ऐड करनी है। आपने योगर्ट का इस्तेमाल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दही, दूध, दही, इस तरह की चीजें, लस्सी, ये चीजें भी आपने साथ इंट्रोड्यूस करनी है। सारी अंडा खिलाने से तो जाहिर सी बात है, जब वो वाटर इनटेक ही नहीं करेगा उसका गट डिस्टर्ब होगा, जब वो ऐसी स्मूदीज ही नहीं लेगा तो उसका गट डिस्टर्ब होगा। तो आपने हर चीज को बैलेंस लेकर बच्चों की फॉर्म में यूज करना है। अच्छा, बच्चों के मुंह के अंदर छाले भी बन जाते हैं, तो क्या वो भी मैदे में गर्मी की वजह ही है? एग्जैक्टली वो वाटर इनटेक अच्छा नहीं करते, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज बच्चों को होते हैं, स्टूल सही पास नहीं हो रहा था, फाइबर इनटेक अच्छा नहीं जा रहा, तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स कि जिसमें बच्चे फेस करते हैं। बच्चा बता नहीं सकते, लेकिन आपने उनकी डाइट में हर फाइबर ऐड करना होता है। अच्छा, अब डॉक्टर हसनैन साहब की तरफ चलते हैं। सर, हिबा ने कहा कि पानी ज्यादा इंटेक करना है, तो ज्यादा पानी पीना क्या पट्ठों के लिए या बोन्स के लिए नुकसानदेह है या हेल्दी है? बहुत ज्यादा हेल्दी है पानी का ज्यादा इस्तेमाल। देखें, हम अगर हम देखें तो हमारे मसल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पानी ही है। हम अगर वाटर इनटेक अच्छा नहीं रखेंगे तो हमारे मसल ऑटोमेटिकली डैमेज होने लग जाएंगे। हमारे मसल्स के लिए, हमारी बोन्स के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी है। जॉइंट्स के लिए किस तरह से जरूरी है? हमारे जॉइंट्स के दरमियान में होता है एक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो जोड़ों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है। अब उसकी प्रोडक्शन में पानी का रोल है। अब जब हमारी बॉडी में पानी नहीं होगा वो तो खत्म होता जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें, हमारे मसल्स के अंदर जहां ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, मसल्स को एक्टिवेट रखने के लिए पानी का इंटेक कम से कम 5 से 6 ग्लास एक दिन में आपके होना बहुत जरूरी है। तो 5 से 6 ग्लास, बिल्कुल 5 से 6 ग्लास आप इनफ है। जो लोग कहते हैं हमारे से पानी नहीं पिया जाता, उनके लिए 5 से 6 ग्लास बहुत है। आप दिन में 1 ग्लास या 2 ग्लास पिए वो नहीं ठीक, आप 5 से 6 ग्लास पिए। आप 3-3 घंटे के गैप से ले लें, 4-4 घंटे के गैप से ले लें, अगर आपसे ज़्यादा नहीं पिया जाता या आपको यूरिनेशन का इशू है।
या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, जिस तरह आप डायबिटिक पेशेंट है उन्हें यूरिनेशन का इशू होता है कि हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। अब उन केसेस में पानी का इंटेक कम करते हैं और अपना जो मसल है उनको वीक करते जाते हैं, और साथ में उनमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम स्टार्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं टांगों में बेचैनी का होना। तो उनमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, हिबा की तरफ चलते हैं। हिबा आपने कहा कि गूंद कतीरे का इस्तेमाल भी करना है। गूंद कतीरा में क्या कैल्शियम पाया जाता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल करना? हाँ जी, गोंद कतीरे में कैल्शियम पाया जाता है और गोंद कतीरा को फूल मखाने के साथ मिक्स करके हम योगर्ट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। बच्चियों को वाइट डिस्चार्ज में इजी वर्ड से बोल रही हूँ ताकि सबको पता चले, और कंप्लेंट्स होती हैं उनको ये भुने चनों को भी ऐड करके तीनों का पाउडर बनाकर डेली दही 120 ग्राम दही के साथ लेना चाहिए। उनसे उनकी ये कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाएगी। इसी तरह सिंघाड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, सिंघाड़े के पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो सिंघाड़े ऐसे नहीं खा सकते, सिंघाड़ों के पाउडर का इस्तेमाल करें योगर्ट में डालकर। ये वो चीजें हैं, ये नेचुरल चीजें हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन इनका तरीका इस्तेमाल किस किस टाइम किस तरह करना है ये बहुत जरूरी है पता हो। अच्छा, गूंद कतीरा तो शरबत में नहीं, वो उसे रात को भिगो के सुबह शरबत वगैरह में किसी भी लिक्विड चीज में डाल के नहीं पिया जाता? नहीं मैडम, ये सिर्फ शरबत के लिए हमने बना दिया हुआ है, खाली ये शरबत के लिए नहीं। और वैसे भी शरबत जिसमें शुगर तो वैसे ही हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। अच्छा, तो यानी कि अगर हम सुबह उठ के चिया सीड और गूंद कतीरा शरबत में डाल के पी रहे हैं, शरबत की बजाय पानी में डाल के पी जा सकती है? एग्जैक्टली, आप पानी में डालकर भी पी सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर हसनैन साहब की तरफ चलेंगे। सर, ऐसा पॉसिबल है कि गूंद कतीरा के इस्तेमाल से या चिया सीड के इस्तेमाल से या जो तिल हैं उनके इस्तेमाल से हम जो मेडिसिन से थोड़ा सा बचा जा सकता है, हमारी जो डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा की जा सकती है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर जो हैं इस पर इत्तेफाक नहीं करते? देखिए, अब ये जो गोंद कतीरा है इसके बारे में मुझे ऐसा जितना नॉलेज नहीं है, लेकिन चिया सीड्स मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। चिया सीड्स भी हमारे पास एक हाई सोर्स प्रोटीन है। अब उसके साथ हम बात करें, वो लोग जो वेट लॉस कर रहे हैं और वो कुछ खाते नहीं है, उस वजह से भी उनके पट्टे कमज़ोर होने लग जाते हैं, क्योंकि वो तो कुछ खा ही नहीं रहे। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अपना वजन कम करना है और कुछ नहीं खाना, तो फिर उसके साथ आप अपने मसल्स को एक्टिवेट रखने के लिए, आगे जाके हड्डियों जोड़ों पट्टों के मसाइल से बचने के लिए आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स बेहतरीन चीज़ है, हाई सोर्स प्रोटीन है, वो आपकी बॉडी की जो डेफिशिएंसी है उसको कम नहीं होने दे, डेफिशिएंसी को मैनेज करेगी आपकी बॉडी में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी। हमारे साथ मौजूद थे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा साहब। हमने कोशिश की जानने की कि आखिर क्या मसला क्या है भाई, क्यों हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं, मसल्स कमज़ोर होते जा रहे हैं। कहने को हम बहुत अच्छी और महंगी डाइट इंटेक करते हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं होती। तो आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।